पिछले क्लासेस में हम लोगों ने गॉस लॉ को देखा था। गॉस लॉ किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से फ्लक्स का कैलकुलेशन होता है और गॉस लॉ का इस्तेमाल किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में कर सकते हैं। तरह तरह के स्ट्रक्चर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने एक अंतिम वीडियो जो बनाया था उसके अंदर में कंडक्टर्स के बिहेवियर के बारे में हम लोगों को बहुत सारी इंसाइट मिली थी। किस तरह से एक कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग प्रोवाइड करता है, किस तरह से हम लोग अर्थिंग करते हैं, अर्थिंग करने से क्या होता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने उस टॉपिक के अंदर में पढ़ी थी। तो मैं समझता हूँ कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतिम हिस्से में हम लोग आ गए हैं तो क्यों ना हम लोगों ने जो सीखा है हम लोग उसको उपयोग करें। और इसलिए आज का जो चैप्टर है मैंने कैपेसिटर उठाया है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे कि कैपेसिटर्स कंसेप्ट वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें कंसेप्ट भी चाहिए, जो पहले से आपने पढ़ा है उसका पूरा पूरा इस्तेमाल है और साथ ही साथ आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की भी ज़रूरत पड़ेगी, सवाल भी बनाने पड़ेंगे। और जब ओवरऑल आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड और जो कैपेसिटर कॉम्बिनेशंस हैं इसके अलावे अन्य छोटी छोटी चीज़ों की जब जानकारी ले लेंगे तब हम लोग ये मान लेंगे कि शायद आप कैपेसिटर को समझ गए हैं। तो इस तरह से अब हम लोग आगे बढ़ें और देखें कि आखिर कैपेसिटर कहते किसको है। तो ध्यान दीजिए कि कैपेसिटर एक डिवाइस है। कैपेसिटर एक डिवाइस है। कैसी डिवाइस है भाई? तो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करती है। तो क्या कर रही है भाई? देखिए, स्टोर्स, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, तो कैसे स्टोर करेंगे आप इस चीज को? ध्यान दीजिएगा, कैसे स्टोर करेंगे। मान लीजिए कि यहां पर एक कोई गोला है, इस पर आपने चार्ज क्यों दिया है। क्या इस गोले में एनर्जी है? ध्यान दीजिए, इसमें एनर्जी कहां से आई? क्योंकि आपने इसको चार्ज किया। आपने इसको कैसे चार्ज किया होगा? ध्यान दीजिए, पहले मैंने इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन डाला होगा, ठीक है भाई, वो आराम से चला गया। जैसे ही मैंने दूसरा इलेक्ट्रॉन डाला, उस पहले वाले इलेक्ट्रॉन ने अपोज किया होगा, तो मुझे थोड़ा सा वर्क करना पड़ा होगा। तो जब मैंने दूसरा इलेक्ट्रॉन डाला तो मुझे थोड़ा वर्क करना पड़ा होगा, इसलिए वहां पे मेरी एनर्जी थोड़ी सी स्टोर हो गई। जब मैंने तीसरा इलेक्ट्रॉन डाला तो कुछ, अब पहले से जो दो इलेक्ट्रॉन है उन लोगों ने फिर अपोजिशन किया होगा, फिर उनके अपोजिशन को हमने जबरदस्ती जो है दबा करके और फिर तीसरे इलेक्ट्रॉन को डाला होगा। इस तरह से चौथे इलेक्ट्रॉन को डालना और मुश्किल है, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 50वें, 100वें। तो जब जब आप एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर डालते हैं तो पहले से जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है या पहले से जो चार्जेज मौजूद हैं वो चार्जेज आपको उसको वहां रखने नहीं दे रहे हैं, तो आपको विरोध करना पड़ता है। जब अपोज करते हैं आप किसी चीज को तो आप वर्क करते हैं, और जब आप वर्क करते हैं तो आपकी जो एनर्जी है वो इसी के अंदर में जमा हो जाती है। इस तरह से ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं, और याद रखिए ऑब्जेक्ट में साइज होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट को जब आप चार्ज करेंगे तो चार्ज को करने का प्रोसेस वो क्यूबरसम है। एक एक करके थोड़े थोड़े आप चार्ज डालते हैं, और जब वहां पर मौजूद जो चार्ज है वो उसके चार्जिंग को अपोज करते हैं तो फिर आपको और वर्क करना पड़ता है। इस तरह से आप और लगातार उसका एनर्जी जो है बढ़ता चला जाता है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चार्ज्ड है या उसने चार्ज को स्टोर करके रखा है अपने पास में, वहां पर स्टैटिक रूप से चार्ज है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर में पोटेंशियल एनर्जी है, स्टोर्स एनर्जी। हम कह सकते हैं कि अगर किसी सिस्टम में चार्ज रखा हुआ है और वो बहुत स्थायी तरीके से है तो वहां पर एनर्जी है। आपको कैसे पहचान आएगा कि यहाँ पर एनर्जी है? ध्यान दीजिए, जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें नजर आएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें कहाँ से कहाँ तक गई हैं आप कह सकते हैं? ये यहाँ से लेकर के इन्फिनाइट तक गई हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं ये बताती हैं कि निश्चित रूप से यहाँ पर चार्ज है। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि कैपेसिटर के चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड होना ये साबित करेगा कि उस जगह पर चार्ज है और इसीलिए वहां पर एनर्जी स्टोर्ड है। इसलिए कभी कभी मैं देखता हूं किताबों में भी लिखा होता है स्टोर करना है डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करती है इन टर्म्स ऑफ, किस रूप में स्टोर करती है? इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में वो स्टोर करती है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड को के रूप में उसको स्टोर करती है और इसीलिए हम लोग इस डिवाइस का नाम, हम लोग इसको कैपेसिटर कह सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहना बहुत आसान है,
परंतु इसको समझना पड़ेगा कि आपको किस प्रकार का स्टोरेज चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक चार्ज क्यू डाला, तो चार्ज क्यू रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। क्या ये एक अच्छा स्टोरेज है? हम ध्यान देंगे, क्या ये एक अच्छा स्टोरेज है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक गई है? वो इन्फिनाइट तक गई है। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी दूर तक गई है, उस पूरे इलाके के मीडियम में एनर्जी स्टोर हुई है। तो क्या आप पसंद करेंगे कि आपकी एनर्जी यहां से लेके इन्फिनाइट तक में स्टोर हुई हो? आपके रुपए कहाँ रखे हैं? आपने रुपए अपने बैंक में रखे हैं। ऐसा थोड़ी है कि आपने रुपए सड़क पर बिछा दिए बहुत दूर तक। नहीं, स्टोरेज एक अच्छा वही होता है जो कम स्पेस में स्टोर करे। तो यहाँ पर स्पेस काफी ज्यादा लिया हुआ है, इसलिए इस प्रकार का सिस्टम एक अच्छा कैपेसिटर नहीं होगा। तो फिर इसको थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं और अब हमें यह पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों को थोड़े स्पेस में एकोमोडेट करना है, वो हमारा अच्छा कैपेसिटर होगा। तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पॉजिटिव प्लेट से शुरू होती हैं, निगेटिव प्लेट पे खत्म होती हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव प्लेट को यहाँ पे रख दें, एक पॉजिटिव प्लेट और यहाँ पर एक निगेटिव प्लेट को रख दिया। तो इसमें देखेंगे हम Q1 और Q2, तो यहाँ देखेंगे कि अगर पॉजिटिव निगेटिव प्लेटों को हमने रखा तो पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर जाएगी और थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जाएगी, और इसके बाद ये चूंकि निगेटिव प्लेट है इसलिए बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी। हम देखते हैं कि क्या ये एक अच्छा सिस्टम है? तो ये सिस्टम उस पहले वाले से तो अच्छा है, परंतु बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इस इलाके का जो चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से ये इन्फिनाइट तक चली गई है और एक तरह से ये बहुत वेस्ट हो गया। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड उधर बहुत दूर के स्पेस में फैली हुई है, वो वर्चुअली हमारे किसी काम की नहीं है। तो हमारे काम का सिर्फ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस कन्फाइंड इलाके में बना हुआ है। इस थोड़े से इलाके में एनर्जी स्टोर की हुई है हमने यहाँ के मीडियम के पार्टिकल के बीच में। तो ये हमारे काम की चीज़ है। कहने का मतलब है कि ये सिस्टम पहले वाले से तो बेहतर हुआ, लेकिन बहुत बेहतर नहीं हुआ, क्योंकि स्टिल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन्फिनाइट तक गया हुआ। तो इसका उपाय ये है, आप जानते हैं कि अगर मैं दो चार्ज इक्वल एंड अपोजिट रख दूं, तब ये चार्ज है Q और ये है -Q। तो हम लोगों ने एक डिस्कशन पढ़ा था प्लेट्स के ऊपर, आपको याद होगा, जब पॉजिटिव और निगेटिव बराबर बराबर आप चार्ज रखते हैं तो क्या होता है कि Q1 प्लस Q2/2 चार्ज यहां आता है, तो Q माइनस Q/2 यानी जीरो चार्ज बाहर आता है। जीरो चार्ज यहां भी आता है और यहां पे पूरा +Q चार्ज आएगा और यहां पे पूरा -Q चार्ज आ जाएगा। ध्यान दीजिए कि जब आप इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज के प्लेट्स को रखते हैं तो उन प्लेटों के बाहरी छोरों पे जीरो चार्ज होता है। यह चीज हम लोगों ने डिस्कस की है गॉस लॉ के पहले वाले क्लास में। एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको एक बार देख लें। तब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि या तो बड़ा अच्छा हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव से निगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जाएंगी, इधर कोई चार्ज नहीं है, इधर कोई चार्ज नहीं है, सारी की सारी फील्ड लाइनें इसी जगह पर हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फील्ड अच्छा खासा बना हुआ है, मीडियम भी खूब पोलराइज्ड होगा, इसलिए यहाँ पर बड़ा अच्छा स्टोरेज है। तो मैं देखता हूं कि एक +Q चार्ज और एक -Q चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, अगर हम दो बगल के प्लेटों पे डाल दें तो वो चार्जेज उन प्लेटों के अंदर वाले छोर पे चले आते हैं और तब इलेक्ट्रिक फील्ड एक कन्फाइंड स्पेस में बनता है। तो हम कह सकते हैं कि यही बेस्ट सिस्टम है इसको, एनर्जी को, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करने के लिए। इसलिए हम जानते हैं स्ट्रक्चर वाइज, अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्ट्रक्चर वाइज क्या होगा, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज। स्ट्रक्चर वाइज टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज आर प्लेस्ड ऑन टू प्लेट्स। स्ट्रक्चर यही है, और जैसे ही आप ऐसा करते हैं उनके फेसिंग सरफेस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ जाते हैं, बाहर वाला फेस पे जीरो चार्ज हो जाता है और सारे का सारा स्टोर हो जाता है। इस सिस्टम को आप कहेंगे कैपेसिटर। तो एक मान के चलिए कि कैपेसिटर, हालांकि दुनिया में हर चीज कैपेसिटर है, जहां पे भी आप चार्ज रख सकते हैं वो कैपेसिटर बन जाएगा, लेकिन डिफिनीशन वाइज टेक्निकली हम लोग दो प्लेट जिन पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है थोड़े दूर रखे हैं, उनको हम कैपेसिटर का नाम देंगे। अब जरा सोचिए कि मान लीजिए कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ना हुए तब क्या होगा। मान लीजिए कि हमने नहीं दिया तब क्या होगा, तब कुछ नहीं होगा। Q1 Q2 का के बदले आप देख लीजिए चार्ज यहाँ पे Q1 प्लस Q2/2 आएगा, यहां पर भी Q1 प्लस Q2/2 आएगा, और इस जगह पर चार्ज आएगा Q1 माइनस Q2/2 और इस जगह पर आएगा
Q2 माइनस Q1/2। तो आप देख लीजिए हो क्या रहा है कि जब आपने इक्वल एंड अपोजिट चार्ज भी रखे तो भी फेसिंग सरफेसेस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ही आए हैं, ये और ये आपस में अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज आ गए हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये वाला प्लेट और ये वाला जो प्लेट है, ये डिफिनीशन के मुताबिक एक कैपेसिटर होगा। ये दोनों क्या है भाई, अगर ये प्लेट और ये प्लेट का ये छोर और ये छोर कैपेसिटर हो गया तो फिर ये दोनों क्या हुए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो दोनों चार्ज हैं ये स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है? इसलिए स्टेबल नहीं है क्योंकि अगर आप अर्थिंग कर देंगे यहां पे, जैसे ही आप इसको अर्थिंग कर देंगे ये सारा चार्ज अर्थ में फ्लो कर जाएगा। आपको मैं बता चुका हूं कि अगर कोई सिस्टम ऑफ प्लेट्स है या सिस्टम ऑफ बॉडीज है, उनके सबसे बाहरी हिस्से को आप अर्थिंग कर देंगे तो उस हिस्से पे जीरो चार्ज आ जाएगा। तो जब इसको आप अर्थिंग कर देंगे तो ये चार्ज फटाक से अर्थ में फ्लो कर जाएगा, और यही नहीं, यहां वाला भी गायब हो जाएगा, क्योंकि नियम के मुताबिक इस फेसिंग सरफेस पर जीरो चार्ज होना है। तब यहां जीरो हो जाएगा तो यहां भी जीरो हो जाएगा, सारा चार्ज बीच में रहेगा। इसीलिए कैपेसिटर के डिफिनीशन के हिसाब से अभी भी मामला सेटल्ड है। अगर आपने इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ले लिए हैं तब तो ये पूरा सिस्टम ही कैपेसिटर बन जाता है। लेकिन अगर आपने इक्वल एंड अपोजिट नहीं लिया है, देन ऑल्सो इट डेवलप्स इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। वो डेवलप कर लेता है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑन द फेसिंग सरफेसेस, और जब फेसिंग सरफेस पे डेवलप कर लेगा तो इसी फेसिंग सरफेस को ही हम कैपेसिटर बोलना शुरू कर देंगे। ये बाकी जो चार्ज है वो कोई रोल प्ले नहीं करते, वो बेकार की बातें हैं, और असल में हम लोग उनको अर्थिंग करके हटा भी देते हैं। तो इस तरह से हमने देखा, अभी तक तो यही समझा कि एक कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर भैया दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज वाले प्लेट हैं जो बगल में रखे हैं। चूंकि वो इक्वल एंड अपोजिट है इसलिए वो बाहरी छोर पे नहीं जाते चार्ज, फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मौजूद रहते हैं। फील्ड जो है कन्फाइंड रीजन में रहता है, और इस कन्फाइंड रीजन में रहने की वजह से इस फील्ड का, इस एनर्जी का हम लोग इस्तेमाल अपने काम के लिए करते हैं। तो हम लोगों ने दूसरा पॉइंट पढ़ा कि कैपेसिटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑन द टू प्लेट्स। अब ध्यान दीजिए कि अगर कैपेसिटर, अब मान लीजिए कि आपके पास है, हम लोगों ने ये बात समझ लिया कि एक प्लेट का कैपेसिटर क्यों अच्छा नहीं है, क्योंकि इन्फिनाइट तक में फील्ड जाता है। दो चार्ज अगर रख लेते हैं तो उसमें क्या दिक्कतें आती हैं, क्यों दो इक्वल और अपोजिट चार्ज चाहिए, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो मान लीजिए कि अब आपके पास एक कैपेसिटर है, एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, तो निश्चित रूप से सारे का सारा चार्ज इधर होगा, ये भी यहां पे होगा, और आप जानते हैं कि फॉर्मूले के हिसाब से इधर जीरो चार्ज होगा, इधर जीरो चार्ज होगा, सारे का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आएगा। अब ध्यान दीजिए, ये एक बेसिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम हो गया एक कैपेसिटर का। पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, बीच में फील्ड, बाहर में जीरो। अब आगे गौर कीजिए, आप तो जानते हैं कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे नेगेटिव चार्ज है। तो आपसे कोई कह सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चार्ज स्टोर करता हो। चार्ज स्टोर नहीं करता कैपेसिटर, असल में चार्ज को स्टोर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि चार्ज का जो बेसिक फंडा है आप जानते हैं, एवरी मैटर हैज चार्ज। बताइए तो मैटर कहाँ नहीं है? मैटर सब जगह है। तो जब मैटर सब जगह है तो चार्ज सब जगह है, उसको स्टोर करने की जरूरत क्या है? हम लोग हवा को स्टोर तो नहीं करते हम लोग, क्योंकि हवा सब जगह है। उसी प्रकार से चार्ज सब जगह है, उसको स्टोर करने की जरूरत नहीं है। इस चार्ज में जो एनर्जी है उसको स्टोर करने का इंतजाम हमने लगाया है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आप मेरे सामने खड़े हैं, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैंने आपके ऊपर 10 ढेले चलाए, पत्थर उठा उठा के आपको मारा, तो आपको चोट लगी, आप घायल हो गए, अस्पताल चले गए। तो आपको चोट कैसे लगी है? आपको चोट पत्थर से लगी? नहीं, उस पत्थर से नहीं, उस एनर्जी से लगी जो एनर्जी मैंने उस पत्थर को दी थी। इसलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर पत्थर महत्वपूर्ण नहीं है। पत्थर तो आपके पास भी हो सकते हैं, लेकिन एनर्जी वाला पत्थर सिर्फ मेरे पास था। इसीलिए हम लोग चार्ज पर नहीं, चार्ज की एनर्जी पे गौर करते हैं। और जब हम लोग चार्ज करते हैं कैपेसिटर को, तो चार्ज करते समय हमें वर्क करना पड़ता है। हमारी वही वर्क इस सिस्टम के अंदर एनर्जी बन के जमा होती है। यानी एक कैपेसिटर एनर्जेटिक चार्जेज को स्टोर करता है। हम कह सकते हैं कि एक कैपेसिटर इस प्रकार से चार्जेज को स्टोर करता है कि वो एनर्जेटिक होते हैं और वो एनर्जी हम लोग यूज कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कैपेसिटर चार्ज को स्टोर नहीं करता,
कैपेसिटर उन चार्जेज की एनर्जी को स्टोर करता है। कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करने की डिवाइस है। अब चलिए यहां पे आते हैं, फिर से वापस इस पिक्चर पे आते हैं। तो एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है। तो याद रखिए डिफिनेशन के मुताबिक ईदर ऑफ द चार्जेज, उन दोनों में से कोई एक चार्ज, भाई दोनों तो क्यू ही है, एक प्लस है एक माइनस है, तो उन दोनों में से किसी एक को कन्वेंशनली प्लस वाले को चार्ज ऑफ कैपेसिटर बोलते हैं। अब नियम के मुताबिक भाई टोटल चार्ज तो कैपेसिटर पे 0 हो गया, लेकिन परंपरा है हमारी कि ये दोनों का जोड़ के टोटल नहीं बोलते हैं, हम लोग सिर्फ एक प्लेट का चार्ज बोलते हैं। जब आपने कहा कि चार्ज ऑफ द कैपेसिटर क्यू है, इसका मतलब पॉजिटिव प्लेट पे क्यू है, दूसरे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। इस बात पे गौर कीजिए। तो ईदर ऑफ द चार्जेज हम लोगों ने यहां पे देख लिया। उसी तरह से अब आते हैं, अब देखिए जब आप जानते हैं कि दो प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट याद कीजिए। फिजिक्स में सारी चीजें आपस में रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जाने का मतलब है कि यहां से यहां के बीच पोटेंशियल घट रहा है। ध्यान दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर जब जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है, यानी ये वाला के मुकाबले इस वाले का पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि पोटेंशियल घटा है। तो याद रखिए कि कैपेसिटर के दो प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसीलिए कैपेसिटर के दोनों प्लेट सेम पोटेंशियल पे नहीं होंगे। जब सेम पोटेंशियल पे नहीं होंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सो दे मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस। एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों प्लेटों के बीच, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ पे होना बनता है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, हालांकि ये पोटेंशियल डिफरेंस है, परंतु हम लोग इसको कहेंगे पोटेंशियल। ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। आइए हम लोग पता करते हैं कि इस सिस्टम में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है। मान लीजिए कि हमारे पास एक सिस्टम ऑफ द प्लेट्स है जिसके अंदर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज हमने यहाँ पे रखे हैं। इस तरह से अगर आप देखें तो ये Q है, यहाँ माइनस Q है और यहाँ से यहाँ के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आया हुआ है। इस हिसाब से हम यहाँ पे एक डायग्राम भी बना रहे हैं। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है। आइए इस पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये शीट है ना एक तरह का, तो अगर ये शीट है तो आइए हम लोग बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पे जरा सा गौर कर लें। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, गौर कीजिए, बहुत भारी डिस्कशन नहीं है। इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q/2 इप्सिलॉन नॉट A, और इस चार्ज का भी उधर ही होगा Q/2 इप्सिलॉन नॉट A, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो नेट फील्ड बनेगा। ध्यान दीजिएगा, नेट फील्ड, ये शीट का फॉर्मूला हम लोगों ने सीधा यूज कर लिया, तो 2Q/2 इप्सिलॉन नॉट A यानी Q/इप्सिलॉन नॉट A। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स। अब गौर कीजिएगा कितना आया, तो Q/इप्सिलॉन नॉट A। भाई लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें कांस्टेंट लगता है। ठीक है, कांस्टेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इतना है तो आप हमें बताएं कि इन दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो अगर डिस्टेंस d हो तो आप जानते हैं कि dv बराबर E.dr इंटीग्रेशन होता है, आप जानते हैं। तो ये जो dv है ये E.dr है। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भरेंगे, Q/इप्सिलॉन नॉट A dr इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन dv, एक माइनस का साइन होता है, बहुत इशू नहीं है, तो v बराबर हो जाएगा। और लिमिट कहां से कहां देंगे, मान लीजिए डिस्टेंस d है तो 0 से d जाएगा dr का वैल्यू, यानी v का फॉर्मूला आएगा Q/इप्सिलॉन नॉट A d। ध्यान दीजिए कि जो पोटेंशियल है यानी पोटेंशियल डिफरेंस है वो सीधे सीधे चार्ज पे डिपेंड करता है। मैं यही बात आपको बताना चाहता था
क्या होता है कि जब हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डालते हैं और यहाँ निगेटिव चार्ज डालते हैं, तो जब इस पे चार्ज और डालेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने इस पे 5 कूलम चार्ज और डाल दिया, तो निश्चित रूप से यहां पर अपने से -5 कूलम चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को फेसिंग चार्जेज पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रखने हैं। याद रखिए, आपको दोनों प्लेटों पे डालने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक प्लेट पे डालना है। तो आपने इस पे 5 कूलम डाला, तो उस पे खुद ब खुद -5 कूलम अपने से आ जाएगा, वो बाहर के सर्किट से खुद ब खुद वो उतना चार्ज रख लेगा। तो आपने देखा कि चार्ज, ये वाला चार्ज हो गया Q+5, वो वाला हो गया -Q+5, तो चार्ज बढ़ गए। चार्ज बढ़ गया तो फील्ड बढ़ गया, फील्ड बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इन दोनों प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सीधे सीधे चार्ज पर डिपेंड है। जितना चार्ज डालेंगे ना आप एक प्लेट के ऊपर में, उसका ठीक दूसरा वाला प्लेट उसका निगेटिव उतना चार्ज डेवलप करेगा और बीच में फील्ड बढ़ता चला जाएगा, और इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता चला जाएगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो चार्ज है ऑन एनी वन प्लेट डिपेंडिंग ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द प्लेट्स है, सीधी सी बात है। इसीलिए हम Q बराबर C भी लिख सकते हैं, जहां पे C एक कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को हम लोग याद रखिएगा कैपेसिटेंस कहते हैं, कैपेसिटेंस C। कैपेसिटेंस C का फॉर्मूला होता है Q/V। कोई ये भी कह सकता है कि भाई कैपेसिटेंस क्या है, तो कैपेसिटेंस है चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। तो कोई पूछेगा, अगर कोई टीचर पूछता है आपसे कि कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का डेफिनेशन दीजिए, तो हम कहेंगे चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल डिफरेंस बाय 1 वोल्ट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो अगर ध्यान दीजिए, अब ये बिल्कुल कटोरे जैसी चीज है। एक छोटी सी कटोरी है, एक बड़ा सा कटोरा है। छोटी सी कटोरी में वाटर लेवल को 1 मीटर बढ़ाना थोड़े चार्ज में हो जाएगा, लेकिन एक बड़े से कटोरे में वाटर लेवल को 1 मीटर बढ़ाना ये बहुत मुश्किल बात है। इसलिए कैपेसिटी का मतलब होता है कि उस पर कितना चार्ज आप डाल देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट बढ़ेगा। तो 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जो चार्ज चाहिए उसी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। तो कैपेसिटेंस इज चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है। चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल डिफरेंस बाय 1 वोल्ट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। याद रखिएगा, इसका यूनिट होगा कूलम बाय वोल्ट। इसको हम लोग प्यार से फराड कहते हैं। फराड एक बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट है। इसलिए सामान्यतः प्रैक्टिकली हम लोग माइक्रो फराड का इस्तेमाल करते हैं, पीको फराड का इस्तेमाल करते हैं, नैनो फराड का इस्तेमाल करते हैं। इतना फराड में तो कुछ है ही नहीं, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके कैपेसिटेंस फराड में हो। इसीलिए हम लोग माइक्रो फराड और पिको फराड वगैरह इस प्रकार के काम करते हैं। तो इस तरह से हमने सीखा Q बराबर C भी, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए हम लोग यहां पर एक चीज गौर करें, इस क्वेश्चन को देखें। Q बराबर C भी सबसे बेसिक चीज है कैपेसिटर के अंदर, वो सबसे बेसिक फॉर्मूला है Q बराबर C भी। अब इसको स्टैब्लिश करने के लिए हम लोग एक सवाल लेते हैं। छोटा सा सवाल है कि 1000 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स बाय 2 वोल्ट। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर्स। अब तो ये बहुत ही आसान है, इससे आसान तो कोई सवाल ही नहीं बन सकता। कहता है कि आपने 1000 इलेक्ट्रॉन को दिया एक प्लेट पे, तो आपने कितना चार्ज दिया? 1000 इलेक्ट्रॉन, यानी इतना चार्ज दिया होगा, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻16 कूलम चार्ज आपने दिया एक कैपेसिटर के प्लेट पे। उस उतने चार्ज की वजह से माइनस में पोटेंशियल डिफरेंस बदल गया 2 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो गया बाय 2 वोल्ट इतने से ही। तो कैपेसिटी क्या है? तो कैपेसिटी आप जानते हैं, कैपेसिटी का फॉर्मूला होगा चार्ज बटे
पोटेंशियल डिफरेंस, सो ये हो गया -1.6 इंटू 10 टू द पावर -16/2, तो आपका 8 इंटू 10 टू द पावर -16। कैपेसिटी को निगेटिव लेने की जरूरत है, पोटेंशियल डिफरेंस है तो हमेशा पॉजिटिव ही लेना चाहिए। तो 8 इंटू 10 टू द पावर -16 फराड, क्योंकि हर चीज हमने एसआई यूनिट में ली है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि चार्ज जब आप डालेंगे किसी प्लेट पर, तो प्लेट पर चार्ज डालेंगे तो दूसरा वाला प्लेट ऑटोमेटिकली उसका उल्टा चार्ज इंड्यूस कर लेगा, और इसकी वजह से दोनों के बीच चूंकि चार्ज बदल गया है तो फील्ड बदल जाएगा, फील्ड बदल जाए पोटेंशियल बदल जाएगा। इसलिए चार्ज असल में डालने से फील्ड और पोटेंशियल दोनों बदल जाते हैं। चलिए, तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक सवाल और बनाए कि भाई एक एक स्फीयर हैविंग ऑफ रेडियस r has charge q, what is its capacity? इसकी कैपेसिटी क्या है? तो क्वेश्चन है कि भाई ये कौन सा सिस्टम हुआ जिसमें आप कैपेसिटी खोज रहे हैं। ये रहा एक स्फीयर जिसका रेडियस r है, इस पर मैंने चार्ज प्लस q डाला है, तो इसकी कैपेसिटी क्या है? अब ध्यान दीजिए क्या कैपेसिटी है इसका। चार्ज q डालने से इसके अंदर पोटेंशियल डेवलप हुआ होगा। पहले जब इस पर चार्ज नहीं था तो इसका पोटेंशियल 0 था, लेकिन जैसे ही आपने चार्ज डाला इसका पोटेंशियल बढ़ गया। तो इसका पोटेंशियल बढ़ गया, और पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस कहां से? इंफिनिटी से। तो मैं कह रहा हूं कि यहां पे 5 वोल्ट मेरे हाथ पर पोटेंशियल है, इसका मतलब है कि मेरे हाथ और इन्फिनाइट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि इसका भी Q/4πε0r है, तो असल में ये पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन दिस प्लेट एंड इंफिनिटी। इसका मतलब कि ये वाला प्लेट हो गया फर्स्ट प्लेट, और सेकंड प्लेट इंफिनिटी पे है जो आपको नजर नहीं आ रही है। तो एनीवे V बराबर आ गया Q/4πε0r। तो C का फॉर्मूला तो आप जानते हैं कि Q/V होता है, तो Q/V करेंगे तो आएगा 4πε0r। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा। किसी भी गोले की कैपेसिटी 4πε0r होती है, सीधे सीधे। तो इस हिसाब से अगर आप गौर करें थोड़ा सा इस जगह पर, तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई अगर गोले की कैपेसिटी इतनी है तो हमारा अर्थ भी तो एक बहुत बड़ा गोला है, तो क्या हम अपने अर्थ की कैपेसिटी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से? तो कैपेसिटी ऑफ अर्थ की कैपेसिटी होगी, चूंकि अर्थ पे आप चार्ज स्टोर कर सकते हैं इसलिए अर्थ में कैपेसिटी है, तो यहां पर कैपेसिटी होगी 4πε0r। ध्यान दीजिएगा यहां पे कैसे बनाना है। 4πε0 का वैल्यू तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन 1/4πε0 का वैल्यू मुझे मालूम है। आप ठीक से देखिए, 4πε0 का ये वैल्यू इतना होता है ना, nm²c-2, तो 4πε0 होगा 1/9 इंटू 10⁹ इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ होती है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। 6400 किलोमीटर, इस बात को याद रखिएगा, 6400 किलोमीटर यानी 6400,000 मीटर। सो 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, जब आप इसको काटेंगे तो वो आ जाएगा 711 इंटू 10⁻⁻6 फराड। सो इसीलिए हम लोग कहते हैं 711 माइक्रो फराड कैपेसिटर की इस गोले की, इस अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी है। मैंने आपको कहा था ना कि अर्थ इतनी बड़ी चीज है, इतना बड़ा गोला है, उसकी कैपेसिटी भी एक भी फराड नहीं है। इसलिए फराड एक बहुत बड़ा यूनिट है, वो एक इम्प्रैक्टिकल यूनिट है, इसको हम लोग यूज नहीं करते। हम लोग बहुत होगा तो माइक्रो फराड यूज करेंगे। बहुत छोटे छोटे कैपेसिटर जो हम लोग बनाते हैं वो माइक्रो फराड छोड़ दीजिए, वो पिको फराड में जाते हैं। इसलिए पिको फराड ही ज्यादा प्रैक्टिकल यूनिट है। तो इस तरह से हमने देखा कि फॉर्मूला Q/CV का इस्तेमाल करके हम लोग कैपेसिटर की बेसिक चीजें समझ सकते हैं। Q/CV हम लोग देख रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, हम लोग इस क्लास को कर रहे हैं कैपेसिटर के बेसिक्स को समझने के लिए। अब ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा क्या पढ़ा भाई कि कैपेसिटर, आपने जो पढ़ा मैं आपको वही बता रहा हूं।
कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी। आपने पढ़ा कि कैपेसिटर में एनर्जी होती है। तो अब जैसे जैसे कैपेसिटर पे आप चार्ज डालते जाएंगे उसकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जब चार्ज डालने जाएंगे तो पहले से जो चार्ज मौजूद है वो अपोज करेंगे, तो आपको और वर्क करना पड़ेगा। जब आप और वर्क करेंगे तो आपका वर्क डन, उसके अंदर एनर्जी बन के जमा होगा। इसलिए कैपेसिटर स्टोर एनर्जी है। तो ठीक है, बताइए कितनी एनर्जी है, सीधी सी बात बताइए कितनी एनर्जी है। वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपने कैपेसिटर को चार्ज किया तो उसमें एनर्जी है। कितनी एनर्जी है, एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालिए। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन यही बना कि एक कैपेसिटर में एनर्जी कितनी होती है। चलिए हम लोग थोड़ी देर के लिए एक कैपेसिटर लेते हैं। ये अब कुछ भी कैपेसिटर है, मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं रख रहा हूं कि ये कैसा कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है। आप इसमें क्वेश्चन ये है कि इफ दिस कैपेसिटर हैज चार्ज Q ऑन दिस, उसके ऊपर चार्ज Q है, देन हाउ मच एनर्जी इट हैज, ये क्वेश्चन है कि अगर इस कैपेसिटर पे चार्ज Q मैंने बैठाया हुआ है तो आप मुझे ये बताएं कि इस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी इस जगह पर स्टोर है। बहुत सिंपल सवाल है। आइए हम लोग सवाल को, इसके कंसेप्ट पे गौर करते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसकी एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। एनर्जी कैलकुलेट करते हैं किस प्रकार से, ध्यान दीजिए। एनर्जी का फॉर्मूला है Q इंटू V। ध्यान दीजिएगा कि जब भी किसी चार्ज को किसी पोटेंशियल पर आप पोटेंशियल डिफरेंस से गुजारते हैं, एक चार्ज को इस पोटेंशियल से इस पोटेंशियल ले जाते हैं तो आपको वर्क करना पड़ता है, और वही वर्क एनर्जी है जो इसके अंदर जमा होता है। तो इसमें कैसे हम एनर्जी को स्टोर करेंगे, यहां तो बड़ा गड़बड़ है, क्योंकि हर एक चार्ज अलग अलग पोटेंशियल पे गया है। यहां पे गौर कीजिएगा, मैंने पहला इलेक्ट्रॉन डाला, मान लीजिए पहला चार्ज डाला तो भाई वहां पे आगे जमा हो गया, अब उसकी पोटेंशियल बढ़ गई। दूसरा चार्ज हमने डाला थोड़े दूसरे पोटेंशियल पे था, तीसरा चार्ज जब मैंने डाला तो उसकी पोटेंशियल बढ़ चुकी थी, चौथा चार्ज डाला तो पोटेंशियल और बढ़ चुकी थी। माने कि हम जो हर एक लगातार चार्ज इसमें जोड़ रहे हैं, उस हर एक चार्ज को हमको अलग अलग पोटेंशियल पर स्टोर करना पड़ रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझ लीजिए, मैं ईंटें रख रहा हूं, ये पहली ईंट रखी ग्राउंड लेवल पे, दूसरी ईंट उसके ऊपर, तीसरी ईंट उसके ऊपर, चौथी ईंट उसके ऊपर, पांचवी उसके ऊपर। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप ईंटों को रख रहे हैं आपको और ऊंचा रखना पड़ रहा है, मतलब हर एक ईंट को रखने में आपको और ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, और वही जो आपकी एनर्जी है ना, वही एनर्जी उन ईंटों में जमा हुई है। तो जब आप सीधे ऊपर की ओर जब ईंटें जमा करते हैं तो बहुत इनर्जेटिक स्ट्रक्चर होता है। और एनर्जी कहां से आई उसके अंदर में, एनर्जी आई है क्योंकि आपने एनर्जी दी है वो। अगर मैं सारी ईंटों को जमीन पे सजा दूं तो उसमें मुझे कोई खास वर्क नहीं करना पड़ेगा और उस सिस्टम में कोई वर्क करने की ताकत भी नहीं होगी। लेकिन जो सिस्टम मैंने ईंटों को ऐसे करके जमा किया है, वो अगर आपके सिर पे गिर जाएगा ना तो आपको पता चलेगा कि कितनी एनर्जी उसके अंदर में होती है। तो एक कैपेसिटर में जब चार्ज करते हैं तो आप ही को वर्क करना पड़ता है, वही एनर्जी स्टोर होती है, उसमें कोई बाहर से एनर्जी नहीं आती है। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग चार्ज अलग अलग पोटेंशियल पे स्टोर हुआ है, इसीलिए हमें कैलकुलस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कैलकुलस के हिसाब से चलिए हमने इस पे एक रैंडमली, ध्यान दीजिएगा, हमने इस पे रैंडमली एक क्यू चार्ज फेंका, इस पे क्यू चार्ज हमने फेंका, स्मॉल क्यू चार्ज फेंका। तो जैसे ही हमने स्मॉल क्यू चार्ज फेंका, क्या हुआ, वो स्मॉल क्यू चार्ज गया और उस स्मॉल क्यू चार्ज की वजह से उसका पोटेंशियल रेज हो गया। तो चलिए हम लिख देते हैं इसको, क्या हुआ, तो गिवन चार्ज क्यू बट पोटेंशियल तो बढ़ गया ना, मैंने बोला ना इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, तो पोटेंशियल रेज्ड कितना हो गया, टू V बराबर Q बाई C। आप जानते हैं ना पोटेंशियल Q बाई C होता है। तो जब आप इस कैपेसिटर पे स्मॉल क्यू चार्ज फेंकते हैं तो इसका कैपेसिटी हो जाती है, इसका वोल्टेज हो जाता है Q बाई C। अब ध्यान दीजिए, अब मैं अगर छोटा सा चार्ज dq और फेंक दूं, मोर चार्ज dq अगर दूं गिवन, तो वो जो dq है कितने पोटेंशियल पे जाएगा, इतने पोटेंशियल पे, क्योंकि पहले से इतना पोटेंशियल है। तो ये जो dq चार्ज मैंने दिया है, थोड़ा सा चार्ज है, इस dq चार्ज को मैंने इस पोटेंशियल पे फेंका,
इसलिए मुझे छोटा सा वर्क करना पड़ेगा, वो dw होगा ये चार्ज गुना ये पोटेंशियल, इसलिए q बाई सी डी क्यू। ध्यान दीजिए, छोटा सा वर्क इन स्टोरिंग, छोटा सा वर्क इन स्टोरिंग, छोटा सा वर्क इन स्टोरिंग स्मॉल चार्ज इज q बाई सी डी क्यू। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको 0 से कैपिटल Q में स्टोर कर दीजिए, ये 0 से W में स्टोर हो जाएगा। यानी जब चार्ज 0 था तो वर्क नहीं रखा, 0 रखा, इसलिए जब चार्ज कैपिटल Q रखा तो वर्क कितना होगा, तो वर्क बराबर होगा Q डी क्यू बाई सी। तो लिखेंगे आप 1 बाई सी, ये Q स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई 2। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से Q के बीच में तो आएगा Q स्क्वायर बाई 2C। यानी कि इस पे Q चार्ज जब आप स्टोर करेंगे तो इस Q चार्ज स्टोर करने की वजह से वर्क डन होगा इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C एंड सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज Q स्क्वायर बाई 2C। ध्यान दीजिएगा, जितना ज्यादा एनर्जी, जितना ज्यादा चार्ज डालेंगे उतनी एनर्जी स्टोर करनी पड़ेगी। इस फॉर्मूले के 3 हिस्से हैं, गौर कीजिएगा। Q स्क्वायर बाई 2C को आप Q को आप C भी लिख सकते हैं ना, Q बराबर C भी, तो C स्क्वायर V स्क्वायर बाई 2C, इसको आप काट देंगे तो आएगा हाफ CV स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला है, इज इक्वल टू हाफ। अब ध्यान दीजिए कि Q स्क्वायर बाई 2C है, अब इसमें C के बदले आप Q बाई B भर दीजिए, तो C के बदले हम भर देंगे Q स्क्वायर बाई 2, C के बदले भरेंगे Q भी, तो Q Q कट जाएगा, हाफ Q भी। ध्यान दीजिए यहां पे कंफ्यूजन होता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर के 3 फॉर्मूले हुए। पहला फॉर्मूला है Q स्क्वायर बाई 2C, दूसरा फॉर्मूला हुआ, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, पोटेंशियल एनर्जी के 3 फॉर्मूले हैं Q स्क्वायर बाई 2C, हाफ CV स्क्वायर इक्वल टू हाफ Q भी, ये 3 फॉर्मूले हैं। लेकिन इन तीनों फॉर्मूलों में कंफ्यूजन क्या है, इसमें आपको मैं कंफ्यूजन आपको बता रहा हूं। कोई आपसे पूछे कि भैया हमें ये बताइए कि ये पोटेंशियल एनर्जी चार्ज पे डिपेंड कैसे करती है, तो दिमाग लगाएंगे और कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी तो चार्ज स्क्वायर पे डिपेंड करती है, बट इसको देख के बोलेंगे कि नहीं, पोटेंशियल एनर्जी तो सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करती है, इसको देख के बोलेंगे कि वो पोटेंशियल एनर्जी तो भाई चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करती है। तो तीनों इक्वेशन पे आपको अलग अलग जवाब आ रहे हैं। उसी तरह से कोई पूछेगा कि भाई पोटेंशियल एनर्जी वोल्टेज पे कैसे डिपेंड करती है, पोटेंशियल डिफरेंस पे, तो इसको देख के बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन V, इसको देख के बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन स्क्वायर ऑफ V, इसको देख के बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी डजंट डिपेंड ऑन V। भाई मामला क्या है भाई, ये तीनों अलग अलग जवाब देते हैं। उसका आंसर है कि जब भी आप ये देखते हैं कि पर्टिकुलर वेरिएबल दूसरे पे कैसे डिपेंड करता है, तो उस समय दूसरे वेरिएबल्स को मत देखिए। मतलब आप जब ये देखना चाहते हैं कि एनर्जी Q पे कैसे डिपेंड करती है, तो बाकी चीजों को कांस्टेंट रखना है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन Q स्क्वायर इफ चार्ज इज कांस्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन Q if V is constant and if C भी both constant then potential energy doesn't depend on charge। तो आपको यह भी बताना पड़ेगा कि वो किस पे डिपेंड है और कौन कौन लोग कांस्टेंट हैं। जैसे मान लीजिए आपको पोटेंशियल पे आ जाइए, तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल इफ Q is constant, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन V स्क्वायर इफ C is constant। तो आपको बोलना पड़ेगा कि किस पे डिपेंड है और कौन वाला कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट वाली बात पे गौर कीजिएगा। और मैंने देखा है कि कई बार इसमें क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछेगा कि भाई पोटेंशियल एनर्जी और चार्ज के बीच में कैसा ग्राफ होगा जहां पे भी कांस्टेंट है। अब सोचिए, पोटेंशियल एनर्जी चार्ज के साथ भी कांस्टेंट है, तो ये फॉर्मूला आपको साफ दिख रहा है। पोटेंशियल एनर्जी चार्ज पे डायरेक्टली डिपेंड है, भी कांस्टेंट है, तो हम ऐसे कर देंगे। मान लीजिए कोई आपसे पूछेगा कि पोटेंशियल एनर्जी चार्ज पे कैसे डिपेंड है अगर C कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल डिपेंड, ये चार्ज पे डिपेंड पूछ रहा है, चार्ज पे ग्राफ पूछ रहा है और C कांस्टेंट है, तो कौन सा ग्राफ चलेगा। देखिए पोटेंशियल एनर्जी Q स्क्वायर पे डिपेंड है,
जब C कांस्टेंट है, तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें ग्राफ खींचते समय ध्यान दीजिएगा किसके किसके बीच का ग्राफ खींचना है और कौन सी चीज को आपने कांस्टेंट मान के रखा है, उसके हिसाब से यह तय होगा। उसी तरह से यहाँ पे कोई अगर आपसे पूछेगा कि भाई ये बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी भी पे कैसे डिपेंड करती है इफ कैपेसिटी इज कांस्टेंट, तो इफ कैपेसिटी इज कांस्टेंट होगा तो ये वाला हमको लगता है चलेगा। पोटेंशियल एनर्जी में भी स्क्वायर पे डिपेंड है अगर कैपेसिटी कांस्टेंट है, तो वो ऐसे ग्राफ बनेगा। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इन तीनों फार्मूलों में, हालांकि आपको लगता है कि वो अलग है, परंतु ये तीनों फार्मूले एक ही चीज बताते हैं, एक ही चीज बता रहे हैं, आपको उसको ठीक से एनालाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे ग्राफ कई प्रकार के आएंगे, उन ग्राफ को एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए, तो फिर हम लोगों ने ये आविष्कार किया कि किसी भी कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो हाफ क्यू भी होती है या हाफ सी भी स्क्वायर होती है या क्यू स्क्वायर बाई 2c होती है। सो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, energy stored in a capacitor is equal to q square by 2c equal to half cv square equal to half qv। और ये तीनों फॉर्मूले एक ही चीज को दिखाते हैं, खाली कौन सा चीज कांस्टेंट है उसके ऊपर में इस फॉर्मूले के में चेंज आ जाता है। और उनको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ये बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी भी पर ऐसे डिपेंड करती है जब C कांस्टेंट है, भी पर ऐसे डिपेंड करती है जब Q कांस्टेंट है। तो इस चीज को जब आप देखेंगे तो आपको थोड़ी भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब हम लोग जब एनर्जी पढ़ चुके, एक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, जब इस चीज को हम पढ़ चुके, तो अब हम पढ़ सकते हैं कि एनर्जी शेयर कैसे होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा हमारा। तो चलिए, हम लोग एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के बाद अब पढ़ेंगे एनर्जी शेयर्ड बाय टू कैपेसिटर्स। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से सवाल आते हैं, इसलिए मैंने ये चुना कि हम लोग इस टॉपिक को पढ़ लेंगे। दो ही कैपेसिटर हैं हमारे पास, अभी दो ही कैपेसिटर आपस में शेयरिंग करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। इस बात पे गौर कीजिए, एनर्जी शेयर कर रहे हैं। चलिए, मान लीजिए लेट आपके पास दो कैपेसिटर है, पहला कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी C1 है, दूसरा कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी C2 है। इसमें दो प्लेट है मान लीजिए फिलहाल। चलिए, ये कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी C1 है, ये कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C2 है। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है। मान लीजिए लेट, मान लीजिए कि हमने इसको चार्ज Q1 दिया और इसको चार्ज Q2 दिया, दे दिया, इसको भी चार्ज कर दिया, इसको भी चार्ज कर दिया, तो निश्चित रूप से इसका पोटेंशियल हो गया V1 हो गया Q1 बाई C1 और इसका पोटेंशियल भी हो गया Q2 बाई C2। ये चीज हम समझते हैं। और इसकी एनर्जी हो गई U1 हाफ C1 V1 स्क्वायर और इसकी एनर्जी हो गई हाफ C2 V2 स्क्वायर। आपने देखा कि भाई दो कैपेसिटर हमने लिए, दोनों कैपेसिटर पे चार्ज डाल दिया, उस चार्ज के डालने से उनका पोटेंशियल बढ़ गया और उनमें एनर्जी स्टोर हो गई। ठीक है, एनर्जी स्टोर हो गई, ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। क्या होगा अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूं आपस में? ध्यान दीजिएगा, कनेक्ट करना है। पानी का एक बोतल जिसमें पानी है, उसको मैंने पानी के दूसरे बोतल से कनेक्ट कर दिया। क्या होगा? जिसमें पानी का लेवल ऊंचा है, ध्यान दीजिएगा, पानी कभी भी ज्यादा पानी से कम पानी की ओर नहीं जाता, पानी हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की ओर जाता है। उसी प्रकार से चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाता है, तब तक जाता है जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, पोटेंशियल ही डिसाइड करता है कि कहां से कहां चार्ज जाएगा, कैसे ट्रांसफर होगा। और यहां पर पोटेंशियल है Q1 बाई C1, यहां पर पोटेंशियल है Q2 बाई C2। तो जब हम इन कैपेसिटर्स को कनेक्ट करेंगे तो जिस कैपेसिटर का पोटेंशियल ज्यादा होगा उसमें से चार्ज जाएगा उस कैपेसिटर में जिसका पोटेंशियल कम होगा।
अब क्या होगा कि जो कैपेसिटर, फिर से एक बार, जो कैपेसिटर हाई पोटेंशियल पे है वो चार्ज देगा और जो कैपेसिटर लो पोटेंशियल पे है वो चार्ज लेगा। लेकिन जब हाई पोटेंशियल वाला चार्ज देगा तो उसका पोटेंशियल धीरे धीरे घटेगा और जो कैपेसिटर चार्ज ले रहा है उसका पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ेगा। तो जाहिर है कि कभी ना कभी ऐसा होगा जब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, और जब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो चार्ज का ट्रांसफर रुक जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, हम लोग एनर्जी शेयर्ड पे बात कर रहे हैं। जैसे ही हम इन दोनों कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं, मान लीजिए हमने प्लस प्लस और माइनस माइनस को जोड़ा। इसके दोनों प्लस वाले प्लेट को हमने एक साथ जोड़ दिया। प्लस वाले प्लेट को ध्यान दीजिएगा हमने इस प्रकार से जोड़ा, प्लस प्लेट हमने इस प्लेट को इससे जोड़ दिया और इस वाले को इससे जोड़ दिया। अगर आपने ऐसा जोड़ा, प्लस वाली प्लेट को प्लस से और माइनस वाली प्लेट को माइनस से, तो ध्यान दीजिए कि यहां पर चार्ज का मात्रा है, कितना चार्ज है C1V1 और यहां पे कितना है C2V2। तो दोनों प्लेट तो आपस में कनेक्ट हो गए हैं। तो कितना चार्ज हो गया C1V1 प्लस C2V2, और इस वाली प्लेट पे कितना चार्ज हो गया माइनस C1V1 प्लस C2V2। इसीलिए हम कहेंगे कि जब इन दोनों को हमने पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव प्लेट को साथ में जोड़ा तो क्या होगा, तो चार्ज का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक उनका पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो शुरुआत में चार्ज कितना था, शुरुआत में चार्ज था C1V1 और C2V2। ध्यान दीजिए C1V1 और C2V2। चार्ज क्या, चार्ज तो एक ही प्लेट का लेना है ना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि दोनों का चार्ज नहीं लेना है, किसी एक प्लेट का चार्ज लीजिए। तो हमने पॉजिटिव प्लेट इसका लिया, पॉजिटिव प्लेट उसका लिया, दोनों को चार्ज को अगर हम दोनों को जोड़ें तो दिस चार्ज बिकम्स C1V1 प्लस C2V2, और इसमें आता है माइनस C1V1 प्लस C2V2। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है, आपको दिख रहा है। तो ये रहा आपका इनिशियल चार्ज, और बाद में तब तक चार्ज ट्रांसफर होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो मान लीजिए कि उस बराबर वाले पोटेंशियल को हम V कहते हैं, तो हो जाएगा C1V प्लस C2V, ये भी V पे ये भी V पे। तो इसको हम कहेंगे C1V1 प्लस C2V2 बराबर C1 प्लस C2 इंटू V। इस V को कहेंगे कॉमन पोटेंशियल, C2V2 बाई C1 प्लस C2। इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। तो जब भी किसी दो कैपेसिटर जिनका बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो, जिनका पोटेंशियल अलग हो, जब उनको आप जोड़ेंगे तो चार्ज का लेन देन करेंगे वो, और लेन देन करने के बाद दोनों फाइनली इसी पोटेंशियल पे आ जाएंगे, दोनों ही इसी पोटेंशियल पे आ जाएंगे। अब फाइनली इसका पोटेंशियल भी यही हो गया और उसका पोटेंशियल भी यही हो गया। इसी को कहते हैं, अब जब दोनों सेम पोटेंशियल पे आ गए तो अब चार्ज का ट्रांसफर रुक जाएगा। तो ठीक है भाई, हमने देखा कॉमन पोटेंशियल मिल गया। गौर कीजिएगा। अच्छा, जरा एनर्जी की बात कर लेते हैं। जरा देखिएगा कि शुरू में एनर्जी कितनी थी। शुरू में एनर्जी थी हाफ C1V1 स्क्वायर, और बाद में इसकी एनर्जी इतनी थी। ठीक से ध्यान दीजिएगा, शुरू की एनर्जी C1V1 स्क्वायर और C2V2 स्क्वायर, ये इन दोनों की एनर्जी है। बाद में भी एनर्जी लिखनी है तो बाद में होगा हाफ, ध्यान दीजिएगा, C1V स्क्वायर, यही भी उसका भी है, यही भी उसका भी है, तो लिखेंगे हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर, इसलिए हाफ C1 प्लस C2V स्क्वायर। C1V1, गौर कीजिएगा, C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2 स्क्वायर कर देंगे तो काम हो जाएगा हमारा। ठीक से देख लीजिए, शुरुआती एनर्जी है हाफ C1V1 स्क्वायर, हाफ C2V2 स्क्वायर, और फाइनल एनर्जी है हाफ C1V स्क्वायर एंड हाफ C2V स्क्वायर। चूंकि दोनों का भी है तो हमने V स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया। आप ठीक से गौर कर सकते हैं कि ये जो एनर्जी है, सॉरी ये बराबर नहीं है, ये एनर्जी और ये एनर्जी बराबर नहीं है, तो साफ दिख रहा है। इसका एक्सप्रेशन कुछ और है, इसका एक्सप्रेशन कुछ और है। अरे वाह, एनर्जी कहाँ चली गई? एनर्जी कहीं गायब तो नहीं हो गई? हमें समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत की एनर्जी इतनी थी तो बाद की एनर्जी किधर गई? बाद की एनर्जी का ये एक्सप्रेशन है, एनर्जी घटी कि बढ़ी हमें पता भी नहीं है। तो क्या हम लोग चेंज इन एनर्जी निकाल सकते हैं? चेंज निकाल के देख लेते हैं। चेंज इन एनर्जी, एनर्जी को हम चेंज करके देख लेते हैं।
हम जरा सा शुरुआती एनर्जी में से इस वाली एनर्जी को घटा लेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि एनर्जी कितनी चेंज हुई। तो अगर आप घटाएंगे तो हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2 स्क्वायर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि शुरू के मुकाबले बाद की एनर्जी कितनी कम है। तो ये जो कैलकुलेशन है ये आता है हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 स्क्वायर। ठीक से देखिए, इट्स एनर्जी का चेंज, इनिशियल माइनस फाइनल है इसलिए लॉस एनर्जी होगा। आप लॉस कैसे कह सकते हैं भाई? आप लॉस इसलिए कहेंगे कि ठीक से देख लीजिए, हाफ है, ये सभी पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं और इसका स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव है, मतलब मैंने इनिशियल में से फाइनल को घटाया तो हमें एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिली, तो निश्चित रूप से ये लॉस ऑफ एनर्जी है। ये लॉस किसने किया? ये लॉस दोनों ने मिल के किया। इस बात पे गौर कीजिएगा, एक कैपेसिटर हो सकता है एनर्जी गेन कर जाए, हो सकता है कि दूसरा कैपेसिटर एनर्जी गेन कर जाए, परंतु दोनों मिल करके एनर्जी लॉस करेंगे, इतना लॉस करेंगे। तो याद रखिएगा, लॉस ऑफ एनर्जी बाय शेयरिंग इज हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 स्क्वायर। ये लॉस क्यों हुआ मैं आपको बताता हूं। ध्यान दीजिए कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि असल में पोटेंशियल एनर्जी इज अ मेजर ऑफ डिस्कम्फर्ट। तो एक कैपेसिटर अनकंफर्टेबल है, दूसरा कैपेसिटर भी अनकंफर्टेबल है, आपने दोनों को जोड़ा और जब आपने दोनों को जोड़ा तो उनकी एनर्जियां आई। याद रखिए कि अब जो नया सिस्टम बना है वो नया सिस्टम खुद को उस स्टेट में ले जाएगा जिस स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी कम से कम है। तो जाहिर है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी को कम से कम जब करेगा तो कम से कम करेगा तो लॉस ही करेगा, बढ़ेगा तो नहीं। इसलिए ध्यान दीजिएगा, हमेशा लॉस ही होता है। बट लॉस में ध्यान दीजिएगा, अगर V1 और V2 बराबर होते शुरू में ही, V1 और V2 अगर बराबर होते शुरू में ही, तब तो ये लॉस जीरो होता। तो ये तो कॉमन सेंस है कि जब V1 और V2 भैया शुरू में ही बराबर होते तो चार्ज का ट्रांसफर ही नहीं होता। इसलिए याद रखिएगा, जब भी कैपेसिटर अपने दो कैपेसिटर आपस में चार्ज को ट्रांसफर करेंगे तो वो सिर्फ इसलिए ट्रांसफर करेंगे क्योंकि वो और कंफर्टेबल होना चाहते हैं। खुद ब खुद कंफर्टेबल होंगे तो खुद ब खुद अपनी एनर्जी दे रहे हैं, अपनी एनर्जी को इधर से उधर कन्वर्ट कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी को घटा रहे हैं, दूसरे किस्म की एनर्जी बढ़ रही है। याद रखिएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है, अन्य एनर्जियां नहीं है। यहां पर हो सकता है कि ये पोटेंशियल एनर्जी लाइट एनर्जी में बदल जाए, थोड़ा सा हीट बन जाए, थोड़ा सा साउंड पैदा हो जाए, ये सब चीज हो सकता है, बट ये लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, इसमें गौर कीजिएगा। तो दो कैपेसिटर पोटेंशियल एनर्जी का लॉस करते हैं, C1 C2 हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 स्क्वायर। तो यहां पर ये एक्सप्रेशन रहा। इसका एक्सप्रेशन का एक दूसरा हिस्सा है जो बहुत सिंपल है और जनरली स्टूडेंट्स उसको छोड़ देते हैं, इसलिए ध्यान देंगे हम लोग इस जगह पर कि अगर हम लोगों ने इसको जो कनेक्ट किया है, अगर मैं निगेटिव और पॉजिटिव को कनेक्ट कर दूं और प्लस माइनस को कनेक्ट कर दूं तब क्या होगा, यानी उल्टा कनेक्शन कर दूं तब क्या होगा, तभी तो मुझे देखना पड़ेगा एक बार, ज्यादा समय नहीं लगता इसमें। अब यहां पे चार्ज देखिए, C1V1 C2V2 एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, इसलिए जब दो प्लेट ये आपस में जुड़े तो इन दोनों प्लेटों के बीच का चार्ज होगा C2V2 माइनस C1V1 और इसका होगा C1V1 माइनस C2V2। इसलिए याद रखिएगा, अब की बार क्या होगा कि चूंकि प्लेटों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, इसलिए जब जोड़ेंगे चार्जेज को तो गौर कीजिएगा C1V1 माइनस C2V2 चार्ज होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव था और एक निगेटिव था, इसलिए चार्ज ये होगा C1V1 प्लस C2V2 नहीं करेंगे, अब आप C1V1 माइनस C2V2 करना पड़ेगा क्योंकि आपने पॉजिटिव निगेटिव को जोड़ दिया था। बराबर होगा C1 प्लस C2 इंटू V कॉमन पोटेंशियल, तो V का फॉर्मूला आ जाएगा C1V1 माइनस C2V2 बाई C1 प्लस C2। ये आपको V आ गया। अब निश्चित रूप से लॉस ऑफ एनर्जी आया, तो लॉस ऑफ एनर्जी जो हम लोगों ने देखा था, लॉस ऑफ एनर्जी होगा ही होगा। लॉस ऑफ एनर्जी में इनिशियल एनर्जी लिखते हैं हाफ C1V1 स्क्वायर जोड़ हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस फाइनल एनर्जी होगी हाफ C1 प्लस C2, क्योंकि दोनों कैपेसिटर इसी पोटेंशियल पे होंगे, जो चुपचाप इसका स्क्वायर कर दीजिए, C1V1 माइनस C2V2 बाई C1 प्लस C2
होल स्क्वायर, इसमें से इसको घटा दीजिए और मैं आपको आंसर सीधे बता रहा हूं, हाफ C1C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 प्लस V2 होल स्क्वायर। और उस समय क्या था, V1 माइनस V2 होल स्क्वायर था। तो बताइए तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी किस में ज्यादा है, तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इस वाले केस में ज्यादा है। वहां पे V1 माइनस V2 स्क्वायर था, यहाँ पे V1 प्लस V2 होल स्क्वायर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि याद रखिए, जब पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव को जोड़ते हैं लॉस तब भी होता है, जब पॉजिटिव निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव को जोड़ते हैं लॉस तब भी होता है, लेकिन इस उल्टे वाले कनेक्शन में लॉस ज्यादा होता है। हो सकता है कि अगर ये दोनों बराबर रहते ना तो पूरी एनर्जी ही लॉस हो जाती, फिर ऐसे में पूरा लॉस हो जाता है। तो ऐसे में ये पूरा चार्ज शुरू में ही जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल ही गायब हो जाएगा, तो पूरी की पूरी एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब एनर्जी शेयर की जाती है कैपेसिटर्स के द्वारा तो दोनों ही कैपेसिटर मिल करके एनर्जी का लॉस करते हैं। अपने कान को खुला रखिए, मैंने कहा है लॉस ऑफ एनर्जी बाय बोथ, मैंने ये नहीं कहा है कि दोनों लॉस करते हैं अलग अलग। हो सकता है एक गेन कर जाता हो। कोई आपसे पूछेगा कि भाई पहले वाले कैपेसिटर का क्या हुआ, तो पहले वाले कैपेसिटर की ये एनर्जी रही और उसकी फाइनल एनर्जी रही हाफ C1 इंटू दिस स्क्वायर V स्क्वायर, क्योंकि फाइनल पोटेंशियल यही है। तो आप पहले वाले कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं कि उसकी एनर्जी ये है शुरुआत में और बाद में एनर्जी है हाफ C1 इंटू दिस स्क्वायर। तो आप कंपेयर करके देख लीजिए कि पहले वाले कैपेसिटर ने लॉस किया है कि गेन किया है। दोनों मिल करके हमेशा लॉस करेंगे, अलग अलग लॉस करेंगे ये आवश्यक नहीं है। यही सब बातें मैं आपको बताना चाहता था। तो चूंकि ये क्लास काफी लंबी जा रही है, कंसेप्ट थोड़ा सा ज्यादा डीप हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास को यहीं पे रोक देंगे। जो रिकैपिचुलेशन है उसको मैं कर दूं, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करते हैं, कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करते हैं। टेक्निकली दो प्लेट इक्वल एंड अपोजिट चार्ज वाले ही कैपेसिटर कहे जाते हैं। अगर आपने दो प्लेट लिए इक्वल अपोजिट नहीं लिया, फिर भी इंड्यूस करके वो इक्वल एंड अपोजिट अपने इनर सरफेस पे बना लेंगे और उसी को आपको कैपेसिटर बोलना पड़ेगा। फिर आपने ये सीखा कि पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है, पोटेंशियल डिपेंडेड ऑन Q, इसलिए पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने Q/C डेवलप किया। C है फराड, उसका जो यूनिट है फराड है, कैपेसिटेंस कहते हैं, उसके डेफिनेशन को देखा, अर्थ की कैपेसिटी निकाली और इसके बाद हमने एनर्जी निकाली, एनर्जी के ऊपर डिस्कशन किया और डिस्कशन करने के बाद हमने देखा कि जब एनर्जी मिल ही गई है, चलिए हम शेयर करके देख लेते हैं। तो एनर्जी के शेयरिंग में हमें पता चला कि जब भी दो कैपेसिटर आपस में शेयर करेंगे तो एनर्जी का लॉस ही होगा। लॉस जीरो हो जाए परंतु लॉस ही होगा, गेन नहीं होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ों को हमने इस क्लास के अंदर में रिकैपिचुलेट किया है। चलिए ठीक है, अगली बार हम लोग थोड़ा सा आसान क्लास लेंगे, तब तक इसको रिवाइज करते रहिए और इस पर क्वेश्चन बनाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो है, चूंकि ये वीडियो है और बहुत सारी चीज़ें वीडियो पर नहीं बताई जा सकती, इसलिए मैंने NEET और जी के लिए खास तौर पर सवालों की प्रैक्टिस के लिए एक खास प्लेलिस्ट बनाई है। आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, NEET जी प्रैक्टिस करके एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट पे मैं छोटी छोटी टेक्निकल बातों को बताऊंगा जो कि क्लास में कभी कभी छूट जाती हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, और उसके अंदर मैं क्वेश्चन को भी सोल्व करके दिखाऊंगा। जो क्वेश्चन पहले से आए हैं या जो क्वेश्चन बाद में आने के चांसेस हैं उनको बताऊंगा। और इस तरह से वो क्लास नहीं होगा, उस पर बेसिकली हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उसमें थियोरी डिस्कस नहीं होती है, उसमें पॉइंट्स डिस्कस होते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि जब आप इस थियरी को पढ़ लें तो आप उस वाले प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको माइक्रो लेवल के डिटेल्स वहां पर मिलेंगे। दोनों मिल करके मेरी इच्छा है और मेरा प्लान है कि आपकी तैयारी पूरी हो। तो जब तक हम लोग फिर से ना मिलें तब तक के लिए गुड बाय।